आज की बड़ी खबर जिस पर करेंगे हम बेबाक बहस, आम आदमी पार्टी के नए राजनीति के वादे धरे के धरे रहेंगे। अब तो आम चुनाव में बुरे प्रदर्शन से बौखलाई पार्टी में कलह की कथा आम हो रही है। कलह की इस नई कहानी में सामने सामने हैं, या आमने सामने में कहूं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और थिंक टैंक योगेंद्र यादव। योगेंद्र अरविंद केजरीवाल को सुप्रीमो का दर्जा देते नजर आ रहे हैं, तो जवाब में मनीष सिसोदिया उन पर पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। योगेंद्र पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। विवाद कितनी गंभीर हालत में पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज कई घंटों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस्तीफे पर फैसला नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के ईमेल और उसके जवाब में दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की चिट्ठी के साथ सामने आई पार्टी की कलह शांत होती नहीं दिख रही। शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बावजूद योगेंद्र यादव का इस्तीफा स्वीकार करने पर कोई फैसला नहीं हो सका। योगेंद्र यादव ने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से इस्तीफा देने के बाद बकायदा ईमेल भेजकर अरविंद केजरीवाल पर पार्टी के नेता नहीं बल्कि सुप्रीमो की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया था। जवाब में मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर योगेंद्र यादव के आरोपों को गलत बताया। यही नहीं, उन्होंने योगेंद्र यादव पर पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कहीं भी आज इस्तीफे के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कल हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। दरअसल ये विवाद हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को मिली नाकामी से शुरू हुआ। पार्टी को महज 3% वोट मिल सके और सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। ऐसे में पार्टी के पुराने नेता नवीन जयहिंद के समर्थकों ने खुलकर योगेंद्र यादव पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो हरियाणा के प्रभारी थे। विवाद बढ़ने पर नवीन जयहिंद ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और योगेंद्र यादव ने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग हरियाणा, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ने के समर्थक हैं। इस बात को लेकर भी पार्टी में बड़ा विवाद है। खुद पार्टी के बड़े नेता प्रशांत भूषण मानते हैं कि पार्टी में दिक्कतें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल देश भर में चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। बहरहाल अब अरविंद ने साफ कर दिया है कि सिर्फ दिल्ली विधानसभा का चुनाव ही पार्टी को गंभीरता से लड़ना चाहिए। A correct solution and a correct way forward. All these issues that have been raised either in Yogendra Bhai's letter or by other people are being discussed, are going to be discussed in the National Executive. इन्हीं विवाद के बीच अब पार्टी ने इस्तीफा देकर अलग हो चुकी शादिया इल्मी को भी वापस लाने की कोशिश करने का फैसला किया है। इसके लिए अंजलि दमानिया को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने बिखरती पार्टी को बचाने की बड़ी चुनौती है। कैमरामैन विमल कुमार के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अरविंद केजरीवाल का मकसद है। आखिर कहां है वो आम आदमी पार्टी जिसने महज 1.5 साल की सियासी यात्रा में दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। जनता ने उसे जी भर के सीटें दी। क्या उस आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचा है? इंडिया 9 बजे में ऐसे ही कई सवाल मैं उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, क्या रास्ते से भटक गई है आम आदमी पार्टी? क्या आप पर अरविंद केजरीवाल गुट का कब्जा हो गया है? तीसरा सवाल, वैकल्पिक राजनीति का सपना सिर्फ दिखावा है क्या सिर्फ छलावा है? क्या आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? और पांचवा और आखिरी सवाल, अनुभवहीन सियासत के चलते आप में ये फूट हुई है क्या? ये अंतर्कलह दिख रही है क्या? और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं। बेंगलुरु से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उनके पूर्व सदस्य हैं कैप्टन गोपीनाथ। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं और मेरे सहयोगी विक्रांत यादव लगातार जो भी गतिविधियां होती रही हैं इनके पूरे सफर में उस पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, शुरुआत में आज आपसे करूंगा, ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी? जी देखिए, आम आदमी पार्टी एक आत्म साक्षात्कार से गुजर रही है, क्योंकि जब कोई पार्टी चुनाव में उतरती है तो चाहे वो 125 साल की कांग्रेस हो, 40-50 साल की बीजेपी या 18-20 महीने की आम आदमी पार्टी,
सबको जनता के आदेश का व्याकरण और निहितार्थ समझने का कर्तव्य होता है। और हमको एक तरफ तो खुशी इस बात की हुई है कि हमने पंजाब जैसे अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रदेश में जनता का प्यार पाया और आज हमारे 4 सांसद हैं और हमारी संख्या संसद में बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या जनता दल यूनाइटेड जैसे महत्वपूर्ण दलों से ज्यादा है। इन बातों से के दल के बराबर है। प्रोफेसर साहब माफी चाहूंगा, इन बातों से बात बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है। आपके प्रवक्ता, आपके नेता हमें बता रहे हैं आज की कार्यकारिणी के बाद कि ये तो आंतरिक लोकतंत्र है। देखिए, हम आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, मतभेद भी हो सकता है। ये आंतरिक लोकतंत्र है या ये अहम की लड़ाई हो गई है? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं योगेंद्र यादव को कि आप पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीमो बन गए हैं, राजा बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। ये कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब माफ कीजिएगा। नहीं, आपका अंदेशा बिल्कुल अपनी जगह पर जायज है। भाषा और शब्द का बड़ा महत्व होता है और पुरुषोत्तम भाई भाषाविद आपके बगल में बैठे हैं। ये जरूर है कि शब्दावली का जो संदर्भ है वो चिंताजनक है, लेकिन आम आदमी पार्टी में जो 3-4 साल से आंदोलन से और अब 1.5 साल से राजनीतिक मंच के तरफ बढ़ी है, भाषा और शब्द का यही करीब करीब सिलसिला रहा है। ये अलग बात है कि ये खुल के मीडिया में किसी तरह से आ गया। आज अरविंद किसी तरह से नहीं, योगेंद्र, प्रोफेसर साहब किसी तरह से नहीं, बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये ईमेल्स लीक की हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। हाँ, तो वो आप जैसे जिम्मेदार आदमी की बात को मैं मानूंगा, लेकिन आज वो सब 7-6 घंटे बैठे रहे, खाना खाया, अगल बगल थे, संवाद था। अगर आप होते जहां मैं था 6 घंटे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो वहां पर तो बिल्कुल जो श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अतीत के मुर्दों को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने के लिए देश हमसे उम्मीद करता है और हम अपने दोषों को सुधारें, ये भी उसका हुक्म है और ये दोनों काम हमको करना है। यहां पर विक्रांत, मैं जानना चाहूं, ये अहम की लड़ाई है क्या? देखिए, ये पूरी ईमेल दोनों की मेरे पास हैं और यहां पर कुछ खास बातें कि भाई लोकसभा में हार के बाद आप इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय, आत्ममंथन करने के बजाय, यहां पर तो एक गुट हावी हो गया है। देयर आर लिमिट्स टू पर्सनल डिस्क्रेशन ऑफ द लीडर, कि पीएसी का कोई औचित्य नहीं, नेशनल एग्जीक्यूटिव का कोई अस्तित्व नहीं, जो अरविंद चाहते हैं और उनके गुर्गे चाहते हैं। शब्द मेरा है, लेकिन इशारा इन ईमेल्स में है कि जो उनके गुर्गे, जो उनकी एक कोटरी चाहती है, वही चीज चलती है। देखिए संदीप, सबसे पहली बात तो कि ये नौबत पार्टी में क्यों आई कि पार्टी ईमेल के जरिए आपस में संवाद कर रही है। योगेंद्र यादव पिछले लंबे समय से, योगेंद्र यादव लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं। पिछले काफी समय से योगेंद्र यादव, जब पीएसी की बैठक होती थी, उस बैठक में वो नहीं जाते थे और ईमेल के जरिए वो लगातार संवाद कर रहे थे। और मनीष सिसोदिया की भी आज जो चिट्ठी सामने आई, मनीष सिसोदिया पर अभी तक योगेंद्र यादव ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया था। पूरी ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहम की लड़ाई के कारण ये साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव को भी ये तकलीफ है कि नवीन जय हिंद जिनके समर्थकों ने योगेंद्र यादव पर कई तरह के सवाल उठाए थे हरियाणा में हार के बाद, जिन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नवीन जय हिंद के खिलाफ तो नहीं हुई। उसमें ये हिटिंग बिलो द बेल्ट कहां से आने लगे ऐसे बयान मनीष सिसोदिया के? और प्रोफेसर साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि योगेंद्र यादव जी, आप वही शख्स हैं, चुनाव से पहले हमें बता रहे थे कि हरियाणा में 23% हमारा वोट शेयर आएगा, वो सिर्फ 3% आया, तो आप उसका जवाब देंगे क्या? साथ में मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे सिर्फ दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए। आप और अन्य नेताओं ने यह दबाव दिया कि हम और चुनाव लड़ें। अब यहां पर तो जिम्मेदारी भी एक दूसरे पर डालने का खेल हो गया है। देखिए, इस समय तो बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर हम इस चिट्ठी को देखें, ये बात सही है कि जिस समय लोकसभा चुनाव आए थे, पार्टी में एक बड़ा मंथन हुआ था। प्रोफेसर साहब उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। बहुत मुशक्कत हुई थी ये फैसला लेने में कि पार्टी को इतने वृहद स्तर पर चुनाव लड़ना चाहिए। अरविंद शुरुआत में ये कह रहे थे कि हमें कुछ सीटों पर, दिल्ली एनसीआर की सीटों पर लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी का संगठन मजबूत होगा, देश भर में हमारी शाखाएं बन जाएंगी। में हो गई ना, बिल्कुल ये सीट फाइट होगी। संदीप, ये कॉलोनी में जैसे झगड़ा होता है लोगों के बीच, वो झगड़ा हो गया। संदीप,
अगर जीत हो जाए, पार्टी का नतीजा अच्छा होता है, तो ये सब आपको नहीं देखने को मिलता। हार सबसे बड़ी चीज होती है, हार के बाद ये सब स्वाभाविक होता है। और दुखद यह है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अलग कहती थी, वो भी हार के बाद उसी तरह से बिहेव कर रही है जैसे बाकी पार्टियां करती है। कैप्टन गोपीनाथ, क्या यही वजह थी? क्या आपको कुछ अंदाजा हो गया था कि इस तरह की बातें उठेंगी, इसीलिए एक पार्टी आपने बाकायदा ज्वाइन की, उसके बाद छोड़ भी दी बहुत जल्द? मैं बहुत जैसे पूरा देश में लोग में इसके आम आदमी के पार्टी के बहुत उम्मीद था, बहुत आशा आकांक्षे थे। मैं इसी कारण से उनको उन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैंने मिला था। मैं आम आदमी पार्टी से पहले बेंगलोर में अन्ना हजारे और किरण बेदी, उनके साथ किरण केजरीवाल को 2-3 दफ़ा मैं मिला था बेंगलोर में। वो आंदोलन में इधर मैं भाग लिया था जब वो अन्ना हजारे का जो जन लोकपाल बिल का आंदोलन चला था। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, ये नया पार्टी है, इनको सपोर्ट करना है। इसी कारण से मैं उनको मिला। मैं आई वाज नॉट पार्ट ऑफ देयर कोर कमिटी और एग्जीक्यूटिव कमिटी, बट आई फाउंड दैट I sent a lot of mails and I wrote a lot of articles in CNN में में भी मैंने लिखा, ब्लॉग में, NDTV ब्लॉग में मैं लिखा कि पार्टी जो है इसको बहुत अंदर से चर्चा करना है। क्योंकि मैं सोचा अभी जो लोग केजरीवाल के ऊपर जुल्म डाल रहे हैं, उनको अटैक करें, हमारा ऊपर वही लोग हमको हमला किया, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, उन्होंने हम बोल दिया हमको चुप करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो हमारा सलाह है, जो इन्होंने इसको अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया, मैं किसी आदमी के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लिखा मैंने। मैं जो भी लिखा पेपर में, ब्लॉग में, बहुत लिखा मैं ब्लॉग में, विषयों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर मैंने लिखा कि ये जैसे अभी मैंने बताया कि ये लोग कैप्टन आपने कहा कि आप पीएसी के सदस्य नहीं थे, ईसी के सदस्य नहीं थे, होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। व्यक्ति पूजा क्या हावी हो रही है? और 2-4 चीजें मैं तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल आपकी। यहां पर योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हावी होता दिख रहा है। किस तरह से वो कहते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ सुप्रीमो। आगे वो कहते हैं मेजर डिसीजंस ऑफ द पार्टी अपीयर टू एंड इंडीड डू रिफ्लेक्ट द विशेस ऑफ वन पर्सन, कि पार्टी के यहां फैसले नहीं हो रहे हैं। देयर आर लिमिट्स टू पर्सनल डिस्क्रेशन ऑफ द लीडर। ये बात मैंने पहले से ही कही। इसके अलावा एक और चीज, जेल से जब अरविंद केजरीवाल आते हैं, इन हिज फर्स्ट मीटिंग विद वॉलंटियर्स अरविंद भाई हिमसेल्फ एंडोर्स द एंटी पीएसी स्टेटमेंट कि इन्हीं को हटा दो। ये बड़ा अजीबोगरीब सा खेल हो रहा है। ये बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं पार्टी के गोल के आड़े आ रही हैं क्या? संदीप, इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो जैसे अभी आनंद कुमार जी ने कहा, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही, आपको ध्यान देना चाहिए उस पर, कि शब्द और अर्थ की जो वो बात कह रहे थे कि शब्दों का चयन ठीक नहीं है। लेकिन असल में शब्दों का चयन ना भी ठीक हो तो वो कई बार शब्द चयन करने वाले के अवचेतन मन को दिखाता है। और आम आदमी पार्टी में शब्दों को लेकर बड़ी लापरवाही रही है, और इसीलिए कभी अपने आप को अराजक कह देना, जबकि अराजक का एक खास मतलब होता है सारे पॉलिटिकल क्लास को डिसमिस कर देना, सारी पॉलिटिकल प्रोसेस को डिसमिस कर देना। एक तरह से ये उसी का एक्सटेंशन है। और यहां मैं विक्रांत की बात याद करना चाहता हूं, वो जो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेल्योर नन। जीत का सेहरा हर कोई अपने सिर बांधना चाहता है, हार की जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के दावे के साथ सामने आई थी, और वो विकल्प केवल एक पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर, राजनीतिक संस्कृति के तौर पर। और अगर हालत ये है कि चुनाव में एक हार के बाद आप में ये हालत मच जाए कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मीडिया को चिट्ठियां अपनी लीक करने लगे, इतने कड़े शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए करने लगे, योगेंद्र ये कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल वर्चुअली तानाशाह बन गए हैं या बन रहे हैं, उनको जवाब में ये कहा जाने लगे कि आप पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का है
कि क्या आम आदमी पार्टी के ये महान नेता इस बात को रियलाइज करते हैं कि दूसरी पार्टियों को जनता शायद माफ कर देगी, इनको नहीं कर बिल्कुल नहीं। इन्होंने उम्मीदें बहुत उठाई हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। हाँ। और उस हाई स्टैंडर्ड को सेट करने के साथ आप और बहस के मुद्दे क्या हैं, यानी ये वास्तविकता है कि अरविंद केजरीवाल के काम करने का ढंग, देखिए वो जनता से मिलते जुलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने सहयोगियों की सुनते हैं? क्या ये सही नहीं है? इन सवालों को आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ेगा। नहीं प्रोफेसर साहब देंगे जवाब, मैं लूंगा। अगर आप चुनाव नहीं हारते तो आपको ये सद्बुद्धि नहीं आती कि दिल्ली की सरकार छोड़ना ठीक नहीं था? क्या ये सही नहीं है कि वो फैसला वस्तुतः अरविंद का एक झटके में, एक गुस्से में लिया गया फैसला था, जिसको बाद में पॉलिटिकल फैसले की शक्ल दे दी गई, स्पिन देने की कोशिश की गई, जबकि वो एक निहायती अपरिपक्व फैसला था, गलत फैसला था। सोमनाथ भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, आप जाकर रेल भवन पर धरना दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए, आप कुछ चीजें करते हैं तो लोग निगाह रखते हैं, और ये केवल आज की बात नहीं है, हमेशा से रखते हैं। आप सरकार बनाने के लिए बाकायदा एक क्या कहते हैं उसको, रेफरेंडम करते हैं, उसके बाद इस्तीफा देने के लिए तो नहीं करते। उसके बाद आप सारे पॉलिटिकल नहीं, खुद मान रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि नहीं आपको गुड़गांव से टिकट कैसे दे दिया गया, क्या सबकी सलाह ली गई थी, ये अपनी पोल खुद खोल रहे हैं। यानी कि चुनिंदा लोगों ने उंगली रखी, मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा, और उसको वो सीट दी गई। अब स्थिति ये है, अब जो इन चिट्ठियों से बात निकल के आ रही है कि एक पक्ष का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं, और अरविंद नहीं तो उनके आसपास के लोग तानाशाह हैं जो अरविंद तक किसी को पहुंचने नहीं देते। दूसरे पक्ष का कहना यह है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों ने चुनाव लड़ने के और दूसरे राजनीतिक फैसले करवाए। अगर आप इस संकट को सचमुच केवल इस अर्थ में नहीं कि किसी तरह बीच बचाव हो गया और पार्टी में वापस आ गए, इस्तीफा वापस ले लिया, आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल कल्चर अपनी बदलनी होगी। और सबसे बड़ी बात संदीप, आखिरी बात जी, सिंगल प्लैंक पार्टियां भारत जैसे जटिल लोकतंत्र में नहीं चलती। बिल्कुल, केवल भ्रष्टाचार की बात करके आप नहीं चल सकते। बिल्कुल, आपको एक बाकायदा प्रोग्राम पेश करना पड़ेगा। जी, इस पर चर्चा क्यों नहीं करती है? और ऐसे में प्रोफेसर साहब, और तीखे सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, जनता को उम्मीदें बहुत थी, आपने अपना बार बहुत ऊंचा रेज किया था, लेकिन आज आप में और एक दूसरी राजनीतिक पार्टी में, दल में क्या फर्क है? मैं एक शेर की एक लाइन थोड़े से तर्जुमे के साथ पेश करना चाहूंगा आपके सामने कि आप भी और जैसे निकले भाई। प्रोफेसर साहब, आप भी उन जैसे ही निकले। नहीं, देखिए, आज जो बात हुई, अभी जो चर्चा हुई, ये तो हमारे ताजा इतिहास की बात हो गई, और आपने जो आईना दिखाया उसको हम गौर से देख रहे हैं और अपने को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज हमने शाजिया इल्मी जी के इस्तीफे के बारे में, जो उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया, उसमें दिए गए बयान की भावना का सम्मान करते हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है। उसमें भी राजनीति है, बनाई पार्टी है। प्रोफेसर साहब माफ करिएगा, उसमें भी राजनीति है, उसमें भी ये कोशिश है कि पुराने साथी साथ आ जाएं, योगेंद्र यादव का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया जाए। राजनीति है उसमें भी, आने वाला वक्त इस बात की गवाही दे देगा। अब इतना शक मत करिए, हमने विश्वास भी बहुत किया। नहीं, देखिए, अभी तो नहीं, वो मेरे बड़े हैं, मैं आपसे इतनी लिबर्टी ले सकता हूं प्रोफेसर साहब, इसीलिए मैं थोड़ा सा तंज कर सकता हूं। नहीं, और देश आपके प्रोग्राम को इसी अंदाज से सुनना देखना भी चाहता है। हमने पहली बड़ी हार देखी है, और जैसा भी पुरुषोत्तम जी ने कहा, जब दिल्ली विधानसभा में इन्हीं हालात में हम लड़े और जीते, तो हमारे एक भी दोष को किसी ने नहीं देखा, सब अनदेखा किया। तो एक ज्यादती तब हो गई थी, एक दूसरी अब हो रही है कि हमने पंजाब में इनको पटकनी दी है, और हमने दिल्ली में हर सीट पर दूसरी जगह पाई है। हमारी तो एक साथी 5.25 लाख वोट पा करके भी सदस्य बनने से रह गई। आपको भी 5.25 लाख वोट मिले, अपनी बात भी बता दीजिए। हाँ। जी, तो लेकिन ये बात सही है कि हमको अपने विवादों को, एक जैसे भाषा का सवाल है और संदर्भ का, जो भी विक्रांत भाई ने कहा, ऐसा नहीं था। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की चुनाव के बाद की सभी मीटिंगों में थे, खाली आखिरी 2 मीटिंग में नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्होंने ये पत्र जारी कर दिया था। आज हम लोगों ने इन प्रश्नों को उठाया है, और आज हम ये देख रहे हैं, जो आपका भाव है वही कमेटी का भी था, कि सारे देश की निगाहें हम पर हैं, और देश बड़ा दिल वाला है।
उसको बड़ी उम्मीदें हैं और हमने जो कोशिश की है, अगर हम उसमें कोशिश में ईमानदारी से कोशिश करके गिरे हैं तो लोग माफ कर देंगे। हाँ, अगर हमने कोई छिपा खेल बना रखा है तो लोग बुरा मानेंगे। जी, अब तो देखिए, अब आपका लिटमस टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अब लोग आपको न्यूट्रल निगाहों से देखने लगेंगे। एक 15 सेकंड में मैं कमेंट चाहूंगा, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि लोग आपको माफ कर देंगे, ये मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता ये है कि एक वैकल्पिक प्रयोग एक बार फिर से असफल होगा, जो इस देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। और लोग हतोत्साहित भी होंगे, फिर भरोसा कर पाएंगे, एतबार किसी पर कायम कर पाएंगे क्या? विक्रांत आपका, पुरुषोत्तम जी आपका, प्रोफेसर आनंद कुमार आपका, कैप्टन गोपीनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और विवाद अब एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल ने गडकरी मानहानि मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गडकरी और अरविंद दोनों को विवादों से बचने की नसीहत दी थी। गडकरी कोर्ट की राय मानते नजर आए, लेकिन अरविंद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लिहाजा कोर्ट ने अरविंद के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब इस मामले में 2 अगस्त से मुकदमा शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल के बीच कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। केजरीवाल ने समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। इसी मामले में केजरीवाल बेल बॉन्ड न भरने की वजह से 6 दिन की सजा भी काट चुके हैं। अदालत ने केजरीवाल के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। गडकरी को भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल पर अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है। डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन का है 499/500 आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 2 साल होती है। कोर्ट की कोशिश थी कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। शुक्रवार को कोर्ट में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों राजनेता हैं, जनता में अच्छा संदेश जाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप समझौता कर लें। कोर्ट की इस सलाह पर गडकरी तैयार नजर आए। उन्होंने कहा, मैं सम्मानित नागरिक हूं और केजरीवाल के आरोप लगाने के बाद मेरी छवि पर इसका बुरा असर पड़ा है। ऐसे में केजरीवाल मुझसे सार्वजनिक माफी मांग लेते हैं या आरोप वापस ले लेते हैं तो मैं केस वापस ले लूंगा। मेरी केजरीवाल से न तो कोई दुश्मनी है और न ही मैं उन्हें शर्मिंदा करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल समझौते के लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि अपने ऊपर लगे मानहानि के मुकदमे का वो सामना करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है अपने आरोपों को साबित करने के लिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस केस को वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। वो इसके दोषी नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी नितिन गडकरी के खिलाफ बोला वो सच है, जनहित में है और गुड फेथ में कहा गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। अरविंद केजरीवाल इनकार कर चुके थे, लिहाजा कोर्ट ने उनको दोबारा 1 बजे कोर्ट के अंदर हाजिर होने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोप तय कर दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को है। ये देखना होगा कि दोनों पक्ष अपनी सफाई में क्या कुछ दलील देते हैं। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने की छूट दे दी है।